तो अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम समझेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है, उसको मेजर कैसे किया जा सकता है रियल जीडीपी को यूज़ करते हुए। कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे रिसेशन के, और ये भी देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है। डेफिनेशन से शुरू कर लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है एक साल में जो इंक्रीज़ हो रहा होता है कंट्री का आउटपुट, तो वो जो परसेंटेज इंक्रीज़ है उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी कह सकते हैं। ये उसी तरह से जीडीपी के इंक्रीज से मेजर किया जा सकता है। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मॉनेटरी वैल्यू होती है एक कंट्री के टोटल आउटपुट की, जो वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है एक साल में। तो जीडीपी मॉनेटरी वैल्यू होती है। अच्छा, जीडीपी का एक फॉर्मूला होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसके बारे में अभी डिटेल में मैं बात करूंगा, लेकिन C का मतलब है कंजम्पशन, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और X माइनस M जो ब्रैकेट में है वो है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। अभी आगे जाके इस पर डिटेल में बात होगी, लेकिन समझ लो अब कंजम्पशन का मतलब क्या होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, टोटल जो भी प्राइवेट स्पेंडिंग हो रही है इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड से एक कंट्री में, उसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट, टोटल जो एक इकॉनमी में जितने भी बिजनेसेस वगैरह हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट एक कंट्री में हो रही है, उसको कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो तुम लोग समझते ही हो, जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही होती है एक इकॉनमी में। और नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि X माइनस M, ये वो मॉनेटरी डिफरेंस है जो एक नेशन की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू के बीच में आता है। अच्छा, रियल जीडीपी को समझो। देखो, जीडीपी होता है एक कंट्री में जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है एक साल में। अब रियल जीडीपी होता है एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, यानी कि देखो, अगर मैं कहूँ कि एक कंट्री का जीडीपी 10% से बढ़ गया है तो ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं इसी टाइम पे ये कहूँ कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई 20% से बढ़ गई है इसी दौरान, तो यहाँ पर रियल जीडीपी में तो फॉल आया है, तो ये नेगेटिव हो गया है। तो होना ये चाहिए कि जीडीपी जो परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन उससे कम परसेंट से इंक्रीज होनी चाहिए, तो फिर रियल जीडीपी में राइज आएगा और उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। अच्छा, जीडीपी पर हेड, अगर हम टोटल अपना जीडीपी लेते हैं और उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो कंट्री में जीडीपी पर हेड आ जाता है। इससे लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह भी पता चलता है। रियल जीडीपी पर हेड, अगर रियल जीडीपी को डिवाइड कर देंगे हम उससे पॉपुलेशन से, तो रियल जीडीपी पर हेड आ जाएगा, जो कि लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करने का एक तरीका भी है। लेकिन बेटर तरीका है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि HDI होता है। उसकी बात मैंने की थी चैप्टर में। अच्छा, एक बिजनेस साइकिल क्या होती है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो फ्लक्चुएट हो रही होती है पूरी कंट्री में, बूम, रिसेशन, स्लम्प, ऐसे एक इकॉनमी में एक साइकिल चल रहा होता है, स्टेज चल रहे होते हैं। यानी कि कभी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, कभी प्रोडक्शन बहुत हाई होगी, कभी अचानक से इकॉनमी में डाउनफॉल आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। तो ये जो पूरी साइकिल है, इसको हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। इसको अभी मैं डायग्राम के साथ डिटेल में समझाऊंगा। अच्छा, रिसेशन का मतलब है जब जीडीपी फॉल हो रहा हो फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। अच्छा, क्वार्टर समझो, देखो साल में 12 महीने होते हैं ना, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि एक जो क्वार्टर है वो 3 महीने का होता है। तो यानी अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर की बात हो रही है तो 6 महीने तक अगर जीडीपी गिर रहा है तो उसको हम कहते हैं रिसेशन। यानी कि यहाँ पर इकॉनमी में प्रोडक्शन कम हो रही है, डिमांड वगैरह कम आ रही है, बिजनेस साइकिल डाउन टर्न की तरफ है, डाउनफॉल आ रहा है इकॉनमी में, तो इसको रिसेशन कहते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो एनुअल इंक्रीज है लेवल ऑफ आउटपुट में, यानी कि जीडीपी अगर इंक्रीज हो रहा होता है कंट्री का तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अकर हो रही होती है। रियल जीडीपी इंक्रीज होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ अकर होती है। अब जीडीपी का अगर कोई भी कंपोनेंट इंक्रीज होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो जीडीपी का एक फॉर्मूला है। जीडीपी का फॉर्मूला है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिसका मतलब है कंजम्पशन यानी इकॉनमी में कितनी चीज़ें हाउस होल्ड्स वगैरह बाय कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट यानी एक इकॉनमी में कितने बिजनेस वगैरह स्पेंडिंग कर रहे हैं, प्लस G यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है इकॉनमी में, प्लस एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो नेट डिफरेंस आता है वो, तो नेट एक्सपोर्ट्स इसको कह सकते हैं। तो इसमें जो वैल्यू आती है इन सब का जब हम टोटल करते हैं तो उससे हमें हमारा जीडीपी मिल जाता है, और जब जीडीपी राइज होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अकर होती है। अच्छा, रियल जीडीपी और जीडीपी का कॉन्सेप्ट भी मैंने तुम लोगों को समझा दिया। रियल जीडीपी एडजस्टेड होता है इन्फ्लेशन के लिए, और जीडीपी को हम सिर्फ मॉनेटरी टर्म में देख रहे होते हैं। तो रियल जीडीपी एक ज़्यादा एक्यूरेट मेजर है
सच में अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हमें लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह में कितना इजाफा आ रहा है वो जानना हो तो उसके लिए। अच्छा, एन इंक्रीज इन एनी ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या नेट एक्सपोर्ट का डिफरेंस अगर बढ़ जाता है तो उससे हमारा जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होती है कंट्री में, उसका फ़ायदा यह है कि इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारा पीपीसी शिफ्ट आउटवर्ड हो जाता है। तो एक इकॉनमी में जब इकोनॉमिक ग्रोथ अकर होती है, हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेंगे और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं हम लोग रियल जीडीपी से, यानी कि जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, और जीडीपी पर हेड से भी, जिसमें जीडीपी को डिवाइड कर दिया जाता है पूरी पॉपुलेशन से और उससे हमें पता चलता है कि एक बंदे का कितना हिस्सा आ रहा है जीडीपी का। तो ये दोनों की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना बेटर है। रियल जीडीपी मेजर करता है इंक्रीज इन जीडीपी ओवर टाइम, जो एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन होता है, यूजुअली 1 ईयर। ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ। रियल जीडीपी इज़ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ये एक काफ़ी अच्छा एक्यूरेट मेजर है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का। और जीडीपी पर हेड जो है वो एक कंट्री के जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देता है, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि एक बंदे के हिस्से में कितना जीडीपी आ रहा है। जितना ज़्यादा नंबर आएगा दोनों में ही उतना बेटर है इकॉनमी के लिए, उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ अकर हो रही होती है। अच्छा, इस फॉर्मूला पे मैंने बात कर ली। जीडीपी का फॉर्मूला है C+I+G+X-M, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस, जिसको हम लोग नेट एक्सपोर्ट्स भी कहते हैं। तो इससे हमारा जीडीपी पता चल जाता है, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल की। तो ये दोनों नाम एक ही चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर वाई एक्सेस पे हम लोग रखते हैं जीडीपी को और एक्स एक्सेस पे टाइम पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो ग्रोथ वाला जो पीरियड है, यहाँ पर जीडीपी जो है, रियल जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। ये बहुत अच्छा टाइम होता है इकॉनमी के लिए। जब जीडीपी इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही होंगी, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो रहे होंगे और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है बिज़नेस पे, उसके कॉन्फिडेंस पे और प्रॉफिट्स पे। तो यहाँ पर बिज़नेस भी बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे होते हैं, डिमांड इकॉनमी में हाई होती है, जीडीपी अच्छा चल रहा होता है। अब जब ये पीक पे पहुँचता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं बूम। यहाँ पर स्पेंडिंग, डिमांड वगैरह बहुत ज़्यादा हाई चल रही होती है, यहाँ पर इकॉनमी और अच्छे से परफॉर्म कर रही होती है, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास काम होता है, डिमांड उस वजह से और हाई आ रही होती है क्योंकि एक तो वेजेस वगैरह अच्छी हैं। उसके बाद जब बूम ख़त्म होता है तो आ जाता है रिसेशन। यहाँ पर जीडीपी वगैरह फॉल हो रहा होता है, यहाँ पर इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती, डिमांड ज़्यादा नहीं रहती। जब डिमांड ज़्यादा नहीं रहती, देखो इसकी एग्जांपल अगर तुम्हें समझनी हो तो कोविड है। जब कोविड आया था तो पूरी दुनिया में डिमांड वगैरह फॉल होने लग गई थी और बहुत मसले आ गए थे। तो ऐसे में जॉब लॉसेस भी होते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है इकॉनमी का। उसके बाद जब बिल्कुल इकॉनमी बॉटम पे पहुंचती है, उसको कहते हैं स्लंप। ये बिल्कुल वर्स्ट टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर डिमांड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, जॉब्स नहीं होती और बहुत बुरा टाइम चल रहा होता है। फिर इकॉनमी स्लंप से बाहर निकलती है और वापस ग्रोथ की तरफ जाती है और फिर वापस से बूम आता है और ये स्टेजेस ऐसे ही कंटिन्यू होती रहती हैं। कभी ये स्टेज कोई ज़्यादा चल जाएगी, कोई कम चलेगी, तो इस तरह से ये वेरी कर सकता है। अब इन स्टेजेस के बारे में और डिटेल में बात कर लेते हैं। डायग्राम से तुम लोगों को आइडिया हो गया होगा, ग्रोथ होती है, फिर पीक वाला जो पीरियड है उसको बूम कहते हैं, फिर जब डाउनफॉल आना शुरू होता है उसको रिसेशन कहते हैं और सबसे बुरा टाइम जो है वो स्लंप होता है। इनके बारे में और डिटेल में आज पढ़ लेते हैं। अब ये जो ग्रोथ वाला टाइम है, यहाँ पर रियल जीडीपी बढ़ रहा होता है, रियल जीडीपी बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट गिरती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा होता है, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है बिज़नेस के कॉन्फिडेंस पे और प्रॉफिट पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इकॉनमी में तरक्की हो रही होती है। फिर आता है बूम। यहाँ पर स्पेंडिंग और डिमांड बहुत हाई है, तो बिजनेसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जीडीपी बहुत ज़्यादा होता है। स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज हो जाती है क्योंकि अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं नहीं और मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे इकॉनमी परफॉर्म कर रही होती है। यहाँ पर कॉस्ट वगैरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वेजेस बढ़ती है और महंगाई आना शुरू हो जाती है इकॉनमी में। बूम के बाद आता है रिसेशन, जहाँ पर जीडीपी गिरना शुरू हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, लोगों के पास पैसे नहीं होते, प्रॉफिट बिजनेस के गिरना शुरू हो जाते हैं, काफ़ी सारे बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। ऐसे टाइम में जब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ सकती हैं। अब या तो प्राइसें गिरना शुरू हो जाती हैं या बहुत स्लाइटली बढ़ रही होती हैं। बिजनेसेस के प्रॉफिट्स को काफ़ी हिट आती है और प्राइसेस भी गिरना शुरू हो जाती हैं।
स्लम्प वर्स्ट टाइम होता है जब एक इकॉनमी बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे होती है। यहाँ पर जीडीपी बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, बहुत ही कम होता है, और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादातर लोगों के पास काम नहीं होता क्योंकि चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो लोगों की ज़रूरत भी नहीं रहती। इनकम बहुत ज़्यादा गिर जाती है, डिमांड बहुत ज़्यादा गिर जाती है, बिजनेस फेलियर्स यहाँ पर तो हद से ज़्यादा हो रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ अकर कैसे होती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अकर होती है जब जीडीपी का जो फॉर्मूला है, जीडीपी के जो कंपोनेंट्स हैं C + I + G + X - M का डिफरेंस, अगर इनमें से कोई भी चीज़ बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ अकर हो जाएगी। अगर कंजम्पशन बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, इस सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी या क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसकी एग्जांपल मैं समझाता हूँ। जैसे अगर बात कर लेते हैं लेबर की, तो लेबर की क्वालिटी कैसे बढ़ सकती है? लेबर की क्वालिटी बढ़ सकती है अगर वर्कर्स ज़्यादा स्किल्ड और एजुकेटेड होंगे कंट्री में। और लेबर की क्वांटिटी कैसे बढ़ सकती है? अगर ज़्यादा लोग इमिग्रेट करके हमारी कंट्री के अंदर आ जाते हैं। तो इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ अकर हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर आ जाती है, न्यू मशीनरी आ जाती है कंट्री में जो बहुत अच्छे से काम कर सके, न्यू इनोवेशंस आ जाती हैं, तो उससे भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिससे जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाती है। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से भी जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हो सकती है। अगर गवर्नमेंट लो टैक्सेस चार्ज करेगी तो लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी, ज़्यादा लोग काम करना चाहेंगे, तो ऐसे में प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज़ हो सकती है। और अगर बिजनेसेस पे टैक्स कम होगा तो ज़्यादा लोग बिजनेसेस भी ओपन करना चाहेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, प्रॉफिट टैक्स अगर कम होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी कंट्री में। अगर गवर्नमेंट इसके अलावा कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे स्पेंड कर देती है या लोगों की एजुकेशन पे स्पेंड कर देती है तो भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे जीडीपी इंक्रीज़ होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ अकर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि उसके फ़ायदों की। तो देखो, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है एक कंट्री में तो वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, लोगों के पास पैसे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, तो वो एक बेटर लाइफ गुजार सकेंगे, ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर सकेंगे। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाती है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। जॉब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलती है, ज़्यादा चीज़ें बनाने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, और इकॉनमी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। टैक्स रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट हो रहा होता है। अब देखो, जब बिजनेसेस और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो गवर्नमेंट के पास भी अच्छे खासे पैसे आएंगे। ये पैसे गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है दूसरी चीज़ों में। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि नुकसानात भी होते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंटल डैमेज हो सकता है। एनवायरनमेंटल डैमेज, एनवायरनमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज जैसे कि पॉल्यूशन हो सकती है, रोड्स में कंजेशन हो सकती है, रिसोर्सेज डिप्लीट हो सकती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कंट्री की। इन्फ्लेशन का खतरा होता है। देखो, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जॉब्स होंगी तो डिमांड जल्दी से जल्दी ग्रो करेगी। अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा ग्रो कर जाती है तो ऐसे में प्राइसें बढ़ जाएंगी। इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी फर्दर इंक्रीज़ भी हो सकती है। देखो, जब इकोनॉमिक ग्रोथ अकर होती है तो बिजनेसेस काफ़ी अच्छे से रन हो रहे होते हैं, बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर करते हैं। अब ये बिज़नेस ओनर्स जो हैं ज़्यादातर अमीर लोग होते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि ये ओनर ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो जाएं और वर्कर्स उतने अमीर ना हो, जिससे इनइक्वालिटी इंक्रीज़ भी हो सकती है। अच्छा, रिसोर्स डिप्लीशन के बारे में हमने बात की है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं एक कंट्री की वो डिप्लीट हो जाएंगी। वो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, कोल, गैस वगैरह, तो ये भी एक तरह का एनवायरनमेंटल कॉन्सिक्वेंस है जिसको काफ़ी इम्पॉर्टेंट हम लोग अलग से भी समझ रहे हैं कि एक कंट्री की रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी। अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कोल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, जो भी हमारी कंट्री में रिजर्व्स हैं चीज़ों के वो सब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे। तो अगर सस्टेनेबल मेथड्स के लिए हम नहीं जाते हैं तो काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं रिसेशन की। तो रिसेशन तब अकर होता है जब जीडीपी में फॉल आ रहा होता है 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स यानी कि 6 महीने के लिए। ये बात मैंने डेफिनेशंस में भी की थी। तो इकॉनमी काफ़ी डाउनफॉल में होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। देखो, ऐसे टाइम पे डिमांड गुड्स और सर्विसेज दोनों की ही काफ़ी कम हो रही होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही होती है और इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाती है। जीडीपी भी गिर जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी गिर रही होती है। कॉजेज़ यानी कि वजह क्या होती है, रिसेशन क्यों आता है? एक तो अगर एक कंट्री में हाई अनएम्प्लॉयमेंट है यानी लोगों के पास तनख्वाह नहीं है, लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो वो ज़्यादा चीज़ें डिमांड नहीं कर सकेंगे, तो ऐसे में रिसेशन आ सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट एक इकॉनमी में काफ़ी हाई होता है तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा सेव करते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते, स्पेंड नहीं करते और बोरो भी नहीं करते,
तो ऐसे में इकॉनमी में डिमांड कम होती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर रहे होते हैं। उसके अलावा लोअर कंज्यूमर या बिजनेस कॉन्फिडेंस, अगर इकॉनमी पे भरोसा नहीं है लोगों को लगता है कि कल का कुछ पता नहीं है, तो ऐसे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे, बिजनेसेस खोलने से कतराएंगे, तो इस वजह से इकॉनमी में उतनी इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग नहीं आएगी। फॉलिंग एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट, अगर एक इकॉनमी में बिजनेसेस नहीं खुल रहे, चीज़ें एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही, तो इकॉनमी में पैसा बहुत कम हो जाएगा, ना ज़्यादा बिजनेसेस रन होंगे, ना ज़्यादा डिमांड आएगी, एक्सपोर्ट भी नहीं कर सक रहे अगर, तो फॉरेन डिमांड भी नहीं आएगी, तो ऐसे में इकॉनमी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान आ जाते हैं, जिससे रिसेशन बन जाता है। उसके अलावा एक्सटर्नल शॉक्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, तो कोई फ्लड आ जाता है, सुनामी आ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हमारी इकॉनमी की तबाह हो जाएंगी, तो ऐसे में डिमांड भी ख़त्म हो जाएगी, हमारा इन्वेस्टमेंट वगैरह भी डैमेज हो जाएगी और लोग इकॉनमी में काफ़ी वर्स ऑफ हो जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया में अगर एक रिसेशन आया है या पूरी दुनिया में डिमांड फॉल हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे भी आएगा, क्योंकि एक तरह से पूरी दुनिया भी इंटरकनेक्टेड होती है। ग्लोबल इम्पैक्ट हमारी कंट्री, हमारी इकॉनमी पे आ ही जाता है। जब एक कंट्री में मसला होगा तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर सारी कंट्रीज़ में ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाएगा तो सारी इकॉनमीज अफेक्ट हो जाएंगी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसेशन, रिसेशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं कंज्यूमर्स पे उनकी। एक तो देखो, कंज्यूमर्स जो हैं ये वही लोग हैं जो हाउस होल्ड्स में रहते हैं और जाके काम भी करते हैं, तो जब ये लोगों को काम नहीं मिलेगा, इनके पास इनकम नहीं होगी, तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा, उनको फ्यूचर पे भरोसा भी नहीं होगा, तो ऐसे में वो सेव ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अगर उनके पास कोई जॉब है भी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे ताकि उनके पास फ्यूचर में पैसे हों कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ अफोर्ड कर सकें, तो अभी वो स्पेंड नहीं करेंगे ज़्यादा। उसके अलावा वर्कर्स की अगर बात कर लें तो देखो, जॉब लॉसेज हो जाएंगे, जाहिर है वर्कर्स के काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स को जॉब लॉस देखना पड़ेगा, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे कंट्री में डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी। कंज्यूमर्स वर्कर्स काफ़ी हद तक इंटरकनेक्टेड हैं। फिर बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स की, तो देखो जब लोअर डिमांड होगी तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस या तो बंद हो जाएंगे या फिर डाउन साइज़ करेंगे। डाउन साइज़ करने का मतलब है कि वो अपनी वर्कफोर्स को परमानेंटली गिरा देंगे, कम कर देंगे, जिससे फर्दर इकॉनमी में डिमांड कम हो जाती है। गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, देखो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कम मिल रहा होगा और साथ ही उनकी वेलफेयर स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही होगी। अब जब लोगों के पास जॉब नहीं है, बिजनेसेस के पास सेल्स नहीं है, ऐसे में गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी बहुत कम मिलेगा। साथ साथ अब जब इतने ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो उनका ख्याल भी गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह देने पड़ेंगे, जिससे और गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचेगा। अब बात कर लेते हैं उन पॉलिसीज़ की जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया जा सकता है इकॉनमी में। गवर्नमेंट के पास 3 पॉलिसीज़ होती हैं। 2 हैं डिमांड साइड पॉलिसीज़, जिसमें आती है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। इससे गवर्नमेंट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है इकॉनमी में। और उसके अलावा आती है सप्लाई साइड पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है, सप्लाई को इंक्रीज़ करती है। अच्छा, डिमांड को या तो गवर्नमेंट डिक्रीज़ करना चाहेगी इन्फ्लेशन कम करने के लिए, या तो बढ़ाना चाहेगी, लेकिन जब इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो डिमांड को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट लगाएगी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी के टूल्स तुम लोगों को याद होगा होते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स रेट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इटसेल्फ डिमांड होती है, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दिया जाता है और टैक्स रेट को कम कर दिया जाता है। टैक्स रेट कम होता है तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा आती है, यानी कि आफ्टर टैक्स मनी जो उनके पास बचता है काम करके, और बिजनेसेस के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ऐसे में डिमांड बूस्ट हो जाती है इकॉनमी में, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं चीज़ें बाय करने के लिए। फिर आती है मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को गिरा दिया जाता है। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे अपने स्पेंड करना चाहेंगे, इंसेंटिव टू सेव काफ़ी कम हो जाएगा। उसके अलावा पैसे बोरो करना भी आसान हो जाएगा बिजनेसेस के लिए, और स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह वो भी बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से इकॉनमी में डिमांड बूस्ट हो जाएगी जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट सप्लाई को बूस्ट कर सकती है। तो सप्लाई को बूस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो सप्लाई साइड पॉलिसी के चैप्टर में मैंने डिटेल में बताए हैं, लेकिन इससे सप्लाई साइड पॉलिसी से इकॉनमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है,
सप्लाई साइड पॉलिसी में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गई, लेबर्स की स्किल्स पे काम करना, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स वगैरह, नेशनल मिनिमम वेज और वो सब चैप्टर में डिस्कस्ड है डिटेल में। रूल्स एंड रेगुलेशन कम से कम करना, बिजनेसेस का ऑपरेशंस आसान से आसान कर देना ताकि सप्लाई इकॉनमी में बूस्ट हो जाए, तो इससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो जाती है। तो इस चैप्टर में इतना ही।